हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मेगा माइंड। मैं आप लोग को आज बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि इसमें नया है क्या। रोज़ तो मैम हम लोग को बायोलॉजी ही पढ़ाती है। तो नया जो है वो है हम लोग का जो है कंबाइन जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर मैंने कंबाइन कर लिया है, जिसमें कि हम लोग को कैसे क्वेश्चंस है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस है, और जो कि है एग्ज़ाम के लिए वीवीआई क्वेश्चंस है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आज से बस हम लोग के पास 4 दिन है एग्ज़ाम्स के लिए। और क्या होता है कि जब एग्ज़ाम सीट पे होते हैं तो बच्चों में क्या होती है, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी हड़बड़ी होना स्वाभाविक है। ये मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ मतलब किसी किसी को होती है, ये सब में होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो हम लोग ज़्यादा घबराएंगे नहीं, पेशेंस से काम लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम हम लोग बढ़िया से दे सकते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा है, आहार जाल से आप क्या समझते हैं? आहार जाल क्या कहलाता है? तो कि हम लोग क्या जानते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में है वो कई तरह की आहार श्रृंखलाएं होती हैं। आहार श्रृंखलाएं जो होती हैं कई तरह की, वो हमेशा एक सीध में एक दिशीय नहीं होती है, वो कई तरह से आड़े तिरछे मतलब एक जाल नुमा संरचना के रूप में होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। इसको हम लोग समझेंगे इस फिगर से। सपोज देख लीजिए आप लोग, जो नीचे जो है वो क्या है, ये कई श्रृंखलाओं से बना हुआ एक जाल रूपी संरचना है, जिसको हम लोग आहार जाल कहते हैं। तो ये क्या है? पहला उत्पादक है, उसके बाद क्या है जो आप लोग को उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसे करके मतलब जो है आहार नाल के हम लोग क्या आहार तंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग जो फूड चेन या फिर आहार श्रृंखलाएं जो हैं वो एक दिशीय ना होकर कई दिशाओं में होती है और मिलकर एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं आहार जाल। ये तो क्लियर है आपका। ये अगले सवाल, ये बोर्ड का एक मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहा है जिसको पूछना अनिवार्य होता है। अगला हमारा है, आहार श्रृंखला को परिभाषित करें। अभी हमने क्या बताया? आहार जाल। और कई आहार श्रृंखलाओं के मिलने से क्या बनता है? हमारा जो है आहार जाल बनता है। अब आहार श्रृंखला क्या है? परिस्थिति तंत्र में सभी जैव घटक क्या होते हैं? श्रृंखलाबद्ध तरीके से, मतलब एक क्या श्रृंखलाबद्ध क्या होता है? एक पंक्ति में या फिर एक लाइन में या एक सीध में, हम लोग मतलब जो भी कहें, एक लाइन, एक पंक्ति या फिर एक सीध में, क्या कहते हैं? एक दूसरे से जो है जुड़े रहते हैं तथा अपना अनुन्याश्रय संबंध रखते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंध रखते हैं। किस चीज के लिए? निर्भरता मतलब प्रकट करते हैं। तो क्या होता है? यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। तो इसमें पहला हमारा क्या है? तो इसमें हमारा है जो पहला हमारा है सौर ऊर्जा। ये सौर ऊर्जा क्या है? उत्पादक जो होता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, पेड़ मैं डिफाइन कर दे रही हूँ, पेड़ पौधे। तो सौर ऊर्जा क्या करते हैं? सौर ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद जो होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता जैसे हम लोग जानेंगे इसमें क्या क्या आता है। हमारा हिरण हुआ, उसके बाद से जो होता है बकरी हुआ। एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये टाइम आपका गोल्डन टाइम है, क्योंकि जो कहते हैं फर्स्ट स्टेप जो होता है वही हमारे फ्यूचर को है निर्धारित करता है। तो हम लोग ये हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम लोग इतना संभाल के चलेंगे कि आगे हमारी जड़ें मजबूत बने। और जब हमारी जड़ें ही मजबूत ना बनेंगी, नींव हमारी जब मजबूत नहीं रहेंगी, तो ऊपर बिल्डिंग हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसलिए अपने नींव की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, और फोकस के बाद जो है हमारी सफलता आनी ही आनी है। तो हिरण है क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आया? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाते हैं सॉरी, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं या फिर उन पर भोजन संबंधी इच्छाओं के लिए क्या होते हैं? निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या हुआ हमारा? बाघ। आई थिंक कि हमारा आवाज़ आप लोग को कुछ फ्रेश नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे अभी वायरल हो रखा है, वायरल फीवर हो रखा है, जिससे कि थोड़े से मुझे बात करने में कठिनाई हो रही है। लेकिन वीडियो भी डालना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है। तो आप लोग थोड़ा मेंटेन करें।
तो हमारा क्या हुआ, आहार श्रृंखला हम लोग इसी को कहते हैं। एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहना ही आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अगला सवाल हमारा है, पारिस्थितिकी दक्षता को परिभाषित करें। पारिस्थितिकी दक्षता क्या होती है? ये कुछ तो होती है। जब पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा है उसमें क्या होता है, किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की दक्षता भोज्य पदार्थ के सेवन तथा उसे जैव मात्रा में परिवर्तित करने की क्षमता पर निर्भर रहता है। क्या कहता है, परितंत्र में जो भोजन का जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस पे निर्भर होता है, भोज्य पदार्थ के सेवन उसे जैव मात्रा में परिवर्तित करने की क्षमता पर निर्भर करता है। उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। तो इसको किसको कहते हैं, ऊर्जा के प्रवाह की दक्षता उसके भोज्य पदार्थ के सेवन एवं उसके जैव मात्रा में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। तो ये हुआ हमारा तीसरा। अगला सवाल हमारा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र के किन्हीं दो जैविक घटकों के नाम लिखो। तो क्या हमारा कहता है, जीव मंडल या फिर क्या कहते हैं पर्यावरण में के विभिन्न घटक तथा उनके बीच ऊर्जा और पदार्थ का जो आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जो है सजीव जितने भी घटक है एक दूसरे से भोज्य रूप में जो जुड़ते हैं या फिर ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, पौधे और जंतु। ये दो ही घटक होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, पौधे और जंतु। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल कहता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का कोई दो उदाहरण दीजिए। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, कृत्रिम वो होता है जो नेचर द्वारा नहीं बनाया जाता, वो मनुष्यों के द्वारा हम लोग के द्वारा निर्मित होता है। तो क्या क्या हुआ, फुलवारी। अब फुलवारी तो मतलब गॉड गिफ्टेड नहीं होता, वो नेचर के द्वारा तो नहीं मिलता, हम लोग खुद इसको लगाते हैं। और उसके बाद दूसरा हो गया जल जीवशाला। जल जीवशाला किसको कहते हैं, एक्वेरियम। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे घरों में जो है बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे शीशों में क्या होता है, मछलियां पाली जाती हैं, तो वो क्या होता है, जल जीवशाला या फिर एक्वेरियम। तो ये दोनों जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी का उदाहरण है। अगला सवाल हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य हैं। ये पूछ रहा है जो उत्पादक जो है हम लोग के पारिस्थितिकी तंत्र में जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके कार्य आखिर क्या है। तो भाई सिंपल सा बात है, जब उत्पादक ही उत्पादन नहीं करेंगे तो आगे की श्रेणियां क्या खाएंगी या फिर जीवन यापन उनका कैसे होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग का आंसर क्या कहता है। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य होते हैं। तो उत्पादक जो होते हैं, अब सोचिए किचन में मम्मी अगर खाना ही ना बनाए तो क्या हम लोग खाएंगे क्या। और हम लोग को तो खाना बनाना नहीं है क्योंकि हम लोग क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है या फिर द्वितीयक उपभोक्ता है। तो हम लोग को क्या होता है, उत्पादक जो है मम्मी है। तो क्या होता है कि इसमें किसी भी परितंत्र में रहने वाले जीव की प्रकृति का निर्धारण हरे पौधे या उत्पादक के द्वारा होता है। इसमें आप लोग को एक और टॉपिक पढ़ना है, ये वो है ऊर्जा का 10% नियम। 10% नियम क्या है, अब जैसे हुआ हमारा जो हरा घास जो होता है, घास को जस्ट मिनट, घास जो है, घास को क्या खाता है, बकरी। तो बकरी को क्या खा जाती है, खा जाता है बाघ। तो इसमें क्या होता है, घास से जो है वो घास का जो 10% उसका ऊर्जा होता है वो बकरी में आता है, और बकरी से जो मतलब ऊर्जा आता है उसमें 10% बाघ को आता है। सिंपल वे में समझिए कि घास से जो है वो जो अगर जो घास के पास अगर 100 रुपए हैं तो बकरी उससे सिर्फ 10 रुपए ही ले पाएगी, भोजन के रूप में उससे 10 रुपए लेगी, और इससे इसका 10% हुआ 1 रुपया बाघ को मिलेगा। तो इसका जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निम्न स्तर है जो सबसे ऊर्जावान होता है। तो हम लोग को क्यों कहा जाता है हरे साग सब्जियां खाने के लिए, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है साग सब्जियों से हमें, हरी साग सब्जियों से क्या मिलेगा, 100% एनर्जी मिलेगी। यानी कि जिसका वो उसका 10% लेंगे तो इसका हमारा क्या मतलब, तो जो पर्यावरण में है उसका तो 100% हमको मिला। तो ये सिंपल सा थोड़ा सा फंडा है, अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कभी कभार पूछ भी देता है।
तो पहला क्या कहता है, निर्धारण हरे पौधे या उत्पादक के द्वारा होता है। दूसरा, वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन हरे पौधे या उत्पादक बनाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोख कर हरे पेड़ पौधे क्या देते हैं, हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं। तो जो ऑक्सीजन की क्रिया है होती है वो भी क्या करते हैं, उत्पादक ही करते हैं। तीसरा है, केवल हरे पौधे ही पारितंत्र के मूल ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा को प्रग्रहण कर सकते हैं। सौर ऊर्जा को ग्रहण कर भोजन कौन बनाता है, उत्पादक बनाते हैं, या फिर हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे ही तो उत्पादक होते हैं। हम तो डायरेक्टली सनलाइट लेके खा नहीं सकते, या फिर भोजन बना नहीं सकते। इसलिए इसका 3 गो मुख्य पार्ट जो है वो होता है। अगला सवाल हमारा है, ओजोन स्तर क्या है। हमने आप लोग को बताया ओजोन जो है वो क्या, सूर्य के प्रकाश से पर जो से आने वाली हानिकारक जो हार्मफुल एक क्या होता है, लाइट होता है, सनलाइट। एक सनलाइट होता है जो बहुत हार्मफुल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पारा बैगनी किरणें या फिर अल्ट्रावायलेट का अवशोषण कर क्या करता है, मनुष्य को त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन को जन्म देती है। उससे वो हम लोग को बचाता है। ये किससे बना होता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं, ऑक्सीजन के जो है वो 3 अणुओं से मिलकर O3 से इसका निर्माण होता है। ये हमें क्या बचाता है, पारा बैगनी किरणों से बचाता है। अब इसका एक सवाल और आता है कि पारा बैगनी किरणों द्वारा क्या होता है, हम लोग को क्या हो सकता है, तो मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, अनेक भी ऐसे रोग हैं जिनको हम लोग अभी डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन इतना हम लोग को इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल हमारा है, वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। इसका क्या होगा, वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये गैसेस जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये गैसेस जो है वायु प्रदूषण का मेन पार्ट जो है वो मेन रोल अदा करती हैं। जैसे हीरो जो होता है ये वही प्रदूषण का हीरो है, जैसे हम लोग को मूवी में हीरो होता है वैसे ही है। अगला सवाल हमारा है, प्रदूषण से आप क्या समझते हो। पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। जैसे वायु, मिट्टी या जल सबको प्रदूषित करता है। जल प्रदूषण है ही, वायु प्रदूषित है ही, मिट्टी भी प्रदूषण है। इसलिए जो अवांछित पदार्थों का मिलना हम लोग को कहलाते हैं, प्रदूषण कहलाते हैं। अगला क्या हुआ, उपभोक्ता से क्या समझते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण दीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि उपभोक्ता क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या फिर प्रकृति से डायरेक्टली अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हुए, ओ सॉरी, उपभोक्ता जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो पर्यावरण से उत्पादक को ग्रहण करने वाले, उत्पादक को ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता की 3 कैटेगरीज हैं, इसकी भी क्या है, 3 कैटेगरीज है। प्राथमिक, प्राथमिक, द्वितीयक और क्या है, तृतीयक। उपभोक्ता की 3 कैटेगरीज है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसका सिंपल सा है, उपभोक्ता कहलाते हैं सभी जंतु उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं। गाय भैंस प्राथमिक उपभोक्ता, जो घास खाते हैं उन्हें प्राथमिक कहते हैं। घास खाने वाले को क्या कहते हैं, घास खाने वाले को जो कहते हैं वो है प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, और उसके बाद जो होता है हम लोग का द्वितीयक उपभोक्ता। तो इन सबों को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन सबों को खाने वाले क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता। अभी हमने जो सबसे पहले डिफाइन किया था वो मैंने उत्पादक की श्रेणियों को डिफाइन करना शुरू कर दिया था बाय मिस्टेक। आपको उस पर ध्यान नहीं देंगे, आपको उपभोक्ता की जो श्रेणियां समझाई गई हैं उन पर ध्यान देंगे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल हमारा कहता है,
अगला सवाल हमारा है, एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है? कुछ सुगंध, झागदार, शेविंग क्रीम, कीटनाशी और गंधहारक आदि डिब्बों में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं। जो हम लोग देखे होंगे, जो शादी पार्टी में हम लोग झाग का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या होते हैं? टीन के डिब्बों में आते हैं। और क्या किस चीज़ का काम करते हैं? जो ये हमारे पर्यावरण में जो है वो एरोसोल गैस को जो है वो उत्पादित करते हैं। तो इससे क्या होता है? ओजोन का जो छिद्र है उसके लिए ये कारक होते हैं। तो ये जो आते हैं गंधहारक, जो मतलब जैसे हम लोग परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, ये भी आते हैं हमारे एरोसोल के बीच में। तो इसका क्या होता है? इनके उपयोग से वाष्पशील CFC यानी कि जी इनके उपयोग से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिलीज होकर वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर को नष्ट करते हैं। CFC का उपयोग व्यापक तौर पर एयर कंडीशनरों, रेफ्रिजरेटरों, शीतलकों, जेट इंजन, अग्निशामक आदि उपकरणों में होता है। तो क्या क्या होता है इसका? रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक या फिर क्या जेट इंजन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। जिससे क्या होता है? एक हार्मफुल केमिकल जो है वो रिलीज होता है और ये क्या करता है? ओजोन छिद्र को बढ़ावा देता है या फिर ओजोन के लेयर में ह्रास करता है। अगला सवाल हमारा है, निचले पोषी स्तर पर सामान्यतः ऊपरी पोषी स्तर की तुलना में जीवों की संख्या अधिक क्यों रहती है? जो पूछ रहा है हमसे, जो नीचे का पोषी स्तर होता है उसकी जो तुलना किया जाए या फिर इसको कंपेयर किया जाए तो ऊंचे ऊपर का जो होता है क्या बोलते हैं उसको? पोषी स्तर, उसके तुलना में जो है संख्या अधिक क्यों होती है? तो ये इसका आपका आंसर है, सामान्यतः जो है उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपने आवश्यकताओं की उपयोगिता के लिए क्या चाहिए होता है? ज्यादा खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। जैसे कि है, आप समझ लीजिए एक तरह से आप घास है या फिर आप घास को क्या बकरी खा लेती है, तो जब बकरी का जो है वो तो निश्चित है, लेकिन शेर उसको खाता है तो वह व्यापक रूप में भोजन खाता है। तो क्या होगा? वो तो कम करेगा ही ना। एक काक को जिंदा रहने के लिए अगर 4 बकरियां चाहिए तो उसका तो संख्या में ज्यादा ही होगा और बकरियां जो है कम ही होंगी। तो वही है, खाद्य पदार्थों में ज्यादा की जरूरत होती है, इसलिए होता है नीचे का जो पोषी स्तर होता है या कि जो आउटर लेयर होता है उसमें क्या होता है? जीवों की संख्या अधिक होती है। अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का आकलन किया जाए तो एक पिरामिड का सदृश्य बनती है। पिरामिड कैसा होता है? हमारा त्रिकोणीय होता है। तो ये अगर जो इनकी तुलना की जाए तो क्या होगा? इसका एक पिरामिड के रूप में ये बनेंगी। अगला सवाल हमारा है, पिरामिड तंत्र के विभिन्न घटकों के एक चित्र द्वारा दर्शाएं। तो पिरामिड तंत्र का विभिन्न घटक क्या होता है? आप इस ग्राफ को देखेंगे, पहला पारिस्थितिकी तंत्र का जो होता है वो अजैव घटक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है अजैव घटक और दूसरा जैव घटक। अजैव घटक में 5 होते हैं। पहला मृदा, वायु, जल, प्रकाश और ताप। जो अजैव घटक में होते हैं मृदा, वायु, जल, ताप और प्रकाश। और जैव घटक को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पौधे, जंतु, सूक्ष्म और जीवधारू और मनुष्य। सूक्ष्म, जीवधारू और मनुष्य, यही जो है हमारा जैव घटक जो है यही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण भी करता है। पौधे और जंतु, उसके बाद मनुष्य और सूक्ष्मधारी, जिसे हम लोग अपघटक भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति के द्वारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमको सुविधाएं मिलती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग को क्या पे नहीं ना करना पड़ता, पानी के लिए, मिट्टी के लिए पे नहीं करना पड़ता या फिर हवा के लिए पे नहीं करना पड़ता, तो वो क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों का प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण वायु, जल, मिट्टी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। अगला सवाल हमारा है,
प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है? पहला तो हमारा होगा इसके विवेकपूर्ण उपयोग से। इसका उपयोग हम कम से कम करेंगे, जहां उचित हो वहीं पे करेंगे, तभी तो इसका ह्रास हम लोग रोक सकेंगे। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या कह रहा है हमारा। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम से कम करके या उसके बदले किसी अन्य स्रोत पर निर्भर करके प्राकृतिक संसाधनों को ह्रास होने से बचाया जा सकता है। कृत्रिम संसाधनों को बढ़ावा देकर भी हम संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं या फिर सुरक्षा कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा हम लोग किसको कहा जाता है? तो इसका होगा यूरेनियम या फिर भारी द्रव्यमान पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन में बमबारी की जाती है। यूरेनियम पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन में बमबारी की जाती है और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है इसे तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यूरेनियम का किस में बमबारी करके निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन में बमबारी करके तोड़ना और उससे उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला हमारा है जीव मंडल से आप क्या समझते हैं? जीव मंडल, जहाँ जीवों की मतलब जीवन यापन संभव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव मंडल कहते हैं। तो जीव मंडल है क्या हमारा? जैव व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर, संसार की विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र एक साथ मिलकर जीव मंडल का निर्माण करते हैं। जितने पारिस्थितिक तंत्र हैं या फिर परितंत्र हैं वो एक साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जीव मंडल का निर्माण करते हैं। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको हम लोग ध्यान से देंगे और थोड़ा थोड़ा ध्यान देके अगर जो पढ़ेंगे तो हमारे 1 नंबर 2 नंबर सारे क्वेश्चन से हल हो जाएंगे, जिससे हम लोग को बोर्ड में बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो बने रहे वीडियो में और बढ़िया से इसको आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्किप ना करिए। इसको आप मन करे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। आप इसको अगर एक बार नोट करेंगे तो आपके दिमाग में जो है वो सेट कर जाएगा, छप जाएगा वो। अगला हमारा है, किन दो वन उत्पादों का पता लगाइए जो किसी उद्योग के आधार हैं? तेंदु पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने में व यूकलिप्टस बांस के पेड़ों का कागज मिल में, ये 2 उत्पाद हैं जो कि उद्योग के आधार हैं। तो हम लोग क्या होता है, तेंदु जो पत्ते होते हैं उनका बीड़ी में उत्पादन में, जैसे बीड़ी में क्या होता है, एक पत्ता जो होता है, मतलब पहले हम लोग नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब हम लोग 10th में आए तो उसका नाम पता चला कि वो तेंदु पत्ता होता है। उस पत्ते के अंदर क्या होता है, जो वो शायद जर्दा होता है या फिर कोई भी मसाला हो, उसको भर के लपेट दिया जाता है। तो बीड़ी के उद्योग में तेंदु पत्ते का उपयोग किया जाता है। और दूसरा हमारा क्या होगा, यूकलिप्टस बांस जो होता है उसको किस चीज में यूज किया जाता है? कागज मिल में, कागज बनाने के उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो 2 उत्पाद हैं, पहला जो हुआ तेंदु पत्ती जो है बीड़ी बनाने में, और यूकलिप्टस जो है वो कागज मिल में, यही 2 उद्योग जो है, उद्योग का आधार जो है, ये क्या है, उदाहरण है वन उद्योग के। अगला सवाल हमारा है, रेडियोधर्मिता किसे कहते हैं? रेडियोधर्मिता ऐसी परिघटना जिसमें कुछ तत्वों के परमाणु नाभिकों के विघटन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन तथा गामा किरणों का स्वतः उत्सर्जन होता हो। तो ऐसी परिघटना होती है जिसमें क्या होता है, तत्वों के नाभिकीय विघटन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन तथा गामा जो है वो किरणें स्वतः उत्सर्जन होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडियोधर्मिता कहते हैं। अगला सवाल हमारा है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखे। लाखों वर्ष पूर्व, हमने आप लोगों को बताया था, लाखों वर्षों पूर्व किसी कारणवश जो है वो क्या हुआ था, जो पेड़ पौधे या जंतु जो है कई परतों में, मतलब किसी भी प्राकृतिक आपदाओं या फिर किसी कारण से, समझ लीजिए कि भूकंप आया, उसके नीचे कोई पेड़ दब गया, तो ये जो है बाद में जो कोयला या पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
तो इन्हें हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका उदाहरण हुआ कोयला और पेट्रोल। ये बनते किससे हैं? तो ये पेड़ पौधे या मनुष्य जानवरों के मलबों में दब जाने से, एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि किसी कारणवश कोई भी प्राकृतिक आपदा में ये मलबों में दब जाते हैं, जिससे जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। अगला सवाल हमारा है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग है। 3 प्रकार का आर है क्या? तो पहला क्या होगा हमारा? पहला आर होगा रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। पहला होगा हमारा रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग। दूसरा रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण, यानी कि उसको पुनः से मतलब दोबारा से इस्तेमाल करना। और तीसरा होता है रीयूज, नहीं, पुनः चक्रण का मतलब हमारा जो होता है वो फिर से दोबारा बनाना कहते हैं। और पुनः उपयोग का मतलब होता है कि दोबारा से उसको ही उपयोग में लाया जाए। जैसे हम लोग स्टील के थाली में खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? धुल के फिर खाना खाते हैं। और जो हम लोग ये फोम सीट वगैरह में खाते हैं, थर्मोकोल का जो प्लेट आता है उसमें हम लोग खाते हैं, तो क्या करते हैं? उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जो कि क्या करते हैं? कहीं ना कहीं प्रदूषण का एक कारण बन जाता है। तो यही ट्रिपल आर जो है वो हमारे पर्यावरण को बचाने में उपयोगी होते हैं। अगला सवाल जो है, मानव के किन क्रियाकलापों ने गंगा को प्रदूषित कर दिया है? नहाना, कपड़े धोना, या फिर मृत व्यक्तियों की राख को उनमें बहाना, यही क्या है? या फिर उद्योगों द्वारा उत्सर्जित नल या फिर कचरा जो है यही गंगा नदी को प्रदूषित करने में सहायक होते हैं। यही क्रियाकलाप जो है ये गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। अगला सवाल हमारा है, पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय क्या है? बहुत टिपिकल और बहुत इजी सवाल है ये, आप समझिए इसको तो बढ़िया से। अगर जो पढ़ने का कोशिश कीजिए तो बहुत टिपिकल भी है और इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, खासकर मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो इसका हमारा क्या होगा? पर्यावरण को बचाने का मुख्य उपाय वृक्षारोपण, धुआं रहित चिमनी इत्यादि। इससे क्या होते हैं? प्रदूषित हवा, पानी एवं मिट्टी को नियंत्रित किया जा सकता है। वृक्षारोपण से हम लोग क्या होगा जो है, पहला तो होगा जो एयर फिल्ट्रेशन होगा, जो हवा आएगी उसको तो फिल्टर करता है। ये तो हम लोग ने सभी ने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके इसको ऑक्सीजन हम लोग को देता है, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है जो जड़ें हैं, ये पौधे से हम लोग का क्या होता है? भूस्खलन, बाढ़ इत्यादि में रुकावट आता है। तो इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए ये 2 चीज़ें जो अगर जो हम लोगों ने किया तो क्या होगा? पर्यावरण कई हद तक बचाया जा सकता है। अगला सवाल हमारा है, जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है? इसके उपयोग की आवश्यकता क्यों है? अगर हम लोग को कोई कहे कि चीनी थोड़ा कम खाओ तो इसका मतलब क्या होगा? कि या तो ये होगा कि हमें शुगर की बीमारी है, या फिर ये होगा कि घर में चीनी कम है। तो ये इसका जीवाश्म ईंधन के रोल में क्या है? जीवाश्म ईंधन जो है हमारा कम है, इसका जो है उपयोग है आवश्यकता ज़्यादा है और क्या होते हैं? लेवल कम, मात्रा कम है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसके दहन से जो है पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसलिए इसका क्या है? उपयोग, विवेकपूर्ण उपयोग की हम लोग को आवश्यकता है। जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं या फिर पेट्रोल यूज़ करते हैं तो क्या होता है? उससे धुआं होता है, जिससे कि एयर पॉल्यूशन फैलता है। इसलिए इसका विवेकपूर्ण उपयोग बहुत जरूरी है। अगला सवाल जो हमारा है, घुमंतु चरवाहों को विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में रोकने का क्या नतीजा हुआ? तो जो घुमंतु चरवाहे थे उनको क्या विशाल हिमालय राष्ट्रीय उद्यान में रोकने का नतीजा क्या निकला था? उनको रोका गया था तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो जो घुमंतु चरवाहे जो हैं उनको यहाँ उद्यान में रोकने से वहाँ घास पहले बहुत लंबी हो जाती है, फिर लंबाई के कारण जमीन पर गिर जाती है, जिससे नई घास की वृद्धि रुक जाती है। तो जो चरवाहे जो हैं उनको क्या होता है? घास लंबी होती है रोकने से और फिर उसके बाद ज़मीन पर गिर जाती है। तो जब ज़मीन पर गिर जाएंगी तो जो नीचे से है ज़मीन में उर्वरा शक्ति उसकी कम हो जाती है और उससे घास जो है वो कम पनपता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किन की स्मृति में दिया गया था? तो हम सभी जानते हैं अमृता देवी बिश्नोई जो है इनका रिलेशन किस चीज़ से था? तो इनका रिलेशन जो था वो खेजड़ी वृक्षों के संरक्षण से था। 1971 में जो है जोधपुर के पास जो खेजराल गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ उन्होंने अपने
आपको बलिदान कर दिया था, इसलिए क्या होता है उनके नाम पर ही ये पुरस्कार आवंटित किया जाता है। ये होता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये दो टॉपिक जो है आप लोग याद रखिएगा कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वो किस चीज़ पे दिया जाता है, खेजड़ी वृक्षों के निरीक्षण के आधार संरक्षण के लिए उनको पुरस्कृत किया गया था और उनकी स्मृति में ही ये दिया जाता है। और शुरुआत हुई थी 1731 में, जो कि कितना लोग उसमें कूदे थे, 363 लोग कूद गए थे और अपने आप को बलिदान कर दिया था या फिर मृत्यु को प्राप्त हुए। अगला सवाल हमारा है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारे कचरे जैव निम्नीकरणीय हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर जैव निम्नीकरण हो तो उससे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, ऑफ कोर्स पड़ेगा। अगर जी हमारे द्वारा जो कचरे हैं उनसे जैव निम्नीकरण हो जाए या फिर पर्यावरण द्वारा अपघटित कर लिए जाएं तो क्या होगा, प्रदूषण तो कम होगा ही ना। तो ये हमारे देखते हैं क्या कहता है, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारे कचरे जैव निम्नीकरण हो तो अपशिष्ट पदार्थ जमा नहीं होंगे। सपोज दैट हम अपने घर से क्या फेंकते हैं, कचरों के रूप में हमारे घर से निकलता है। समझ लीजिए कि आज निकला पॉलीथीन, निकला एक डब्बा और एक डब्बा जो है वो सब्जियों के कचरे निकले, तो ये इसमें से जो है सब्जियों के कचरे जो है जैव निम्नीकरण, इसको जहाँ आप लोग फेंकेंगे 2-4 दिनों बाद देखेंगे जो वो कम हो जाएंगे, जो क्या होते हैं पर्यावरण द्वारा जो है अपघटित कर लिए जाएंगे, निम्नीकरित कर लिए जाएंगे। और वहीं जो पॉलीथीन आप फेंकते हैं इससे क्या होगा, ये जमा के जमा रहेंगे, इधर से उधर उधर से उधर होंगे, लेकिन ये नष्ट नहीं होते पर्यावरण द्वारा, इसलिए इससे क्या होता है, पोल्यूशन फैलता है। तो जब हम लोग का सारे कचरे जब अगर जैव निम्नीकृत कर लिए जाएं तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा और हमेशा स्वच्छ रहेगा। अगला सवाल हमारा है, संख्या पिरामिड किसे कहते हैं? संख्या पिरामिड किसे कहते हैं? तो संख्या पिरामिड वो है, अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए, जो पोषी स्तर जो होते हैं उनकी संख्या का स्तर किया जाए तो उसको क्या अवलोकन किया जाए, तो ये एक पिरामिड की सदृश्य जो है इस शेप में जो है, पिरामिड के शेप में जो है वो बनेंगे, जिससे क्या होता है संख्या पिरामिड कहा जाता है। सामान्यतः उस पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। जैसे कि अब बाघ हुआ, बाघ को भोजन के लिए ज्यादा होता है आवश्यकता, तो क्या होता है बकरियों की संख्या ज्यादा होगी। तो ये जो निचला पोषी स्तर इसमें होगा हमारा घास, फिर बकरी, फिर दूसरा पोषी स्तर होगा उसमें क्या होगी बाघ, और उसके बाद जो है वो चील या फिर गिद्ध, मतलब जो भी मांसाहारी जो पक्षी होते हैं जो बाघ वगैरह को अपघटित करते हैं वो। तो इसलिए कहा जाता है कि जो निम्न पोषी स्तर में है जीवों की संख्या अधिक होती है। अगला सवाल हमारा है, ये देख लीजिए, ये हमारा पिरामिड है, तो इसमें क्या दिखा रहा है आप लोग इसको देख सकते हैं। अभी मैंने पिरामिड बना के समझाया आपको और यहाँ मैंने एक पिरामिड का चित्र भी लगाया है। तो ये उत्पादक में देखिए घास की संख्या भी ज़्यादा है, उसके बाद जो है प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या ज़्यादा है, उससे कम है आपको द्वितीयक उपभोक्ता की, और सबसे कम जो है वो क्या है तृतीयक उपभोक्ता की। तो जैसे जैसे हम लोग का पिरामिड में ऊपर बढ़ते जाएंगे वो जीवों की संख्या में ह्रास होता जाएगा। अगला सवाल हमारा है, ऐसे 2 तरीके बताइए जिससे जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैव निम्नीकरण तो हम लोग जानते हैं कि किसको कहते हैं, जो क्या बोलते हैं प्राकृतिक द्वारा निम्नीकृत कर लिए जाए या फिर अपघटित कर लिए जाए। तो होता क्या है हमारा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता, वह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं तथा पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं तथा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। और दूसरा क्या होगा, ये खाद्य श्रृंखला में मिलकर जैव आवर्धन करते हैं और मानवों को कई प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। यही उपरोक्त 2 तरीके हैं जिनसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अगला सवाल हमारा है,
स्लाइड स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है। ओह सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है इसमें। आ गया। अगला सवाल हमारा है, अजैव निम्नीकरण पदार्थों का वातावरण में बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मेन सोर्स है कल कारखानों एवं उद्योगों का जो है वो योगदान होता है इसमें। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है कल कारखानों द्वारा ही सबसे ज्यादा बृहद मात्रा में जो है उत्पादित किए जाते हैं। अगला सवाल हमारा है, ये क्या हो रहा है? सॉरी बच्चों, थोड़ा सा जो है टेक्निकल कुछ इशू है जिससे कि स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आ गया। ये हमारा जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो ओजोन हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर एक गैस का निर्माण होता है, जो क्या होता है, यह वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। और क्या होता है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यही परावैंगनिक विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जिससे मानव में त्वचा कैंसर हो जाता है। यह वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। अतः यह हमारे परितंत्र को क्या करता है, काफी लाभदायक सिद्ध होता है, परितंत्र के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होता है। किस तरह से, परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करता है, त्वचा कैंसर से हमें बचाता है, मोतियाबिंद से बचाता है, तो इसलिए परितंत्र को तो प्रभावित करता ही है। तो इसी के साथ हमारा जो है वो क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ। बच्चों आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और सब चीज को पीसफुल आराम से बैठ के सोचिए। ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एग्जाम्स में दिन कुछ ही बचे हैं, लेकिन इसमें हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, जो जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसको 1 बाय 1 अंडरलाइन करके पढ़ा कीजिए। जय हिंद।